बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस पे खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, DCI-SPR अहमद शरीफ चौधरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में महज एक सियासी तनाज़े का अहाता नहीं किया, बल्कि कौमी सलामती के तनाजुर में एक ऐसे बयानिए पर बात की है जिसे रियासत अब खतरा करार दे चुकी है और कुछ हुदूद का तयन किया गया है जिस पर अब सब सियासी जमातों को अमल करना होगा। DCI-SPR ने बानी का नाम तो नहीं लिया, मगर बैरून मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वीलॉगर्स के प्रोपेगेंडा और भारत में इस बयानी के इस्तेमाल पर तफसील से बात की और यह वाज़े किया कि सियासत और रियासत के माबैन अगर किसी लम्हे लकीर धुंधला जाए तो रियासत उस धुंध को दूर करने के लिए फैसला कुन इकदाम करने से गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो और तस्वीरी शवाहिद भी पेश किए, जिसके बाद यह वाज़े हुआ कि रियासत और PTI में इख्तलाफात अगरचे इससे कबल भी मौजूद थे, मगर अब उन इख्तलाफात पर मोहर सब्त कर दी गई है। चुनांचे ये सवाल पैदा हो चुका है कि इस नई सख्त और गैर मुबहम पॉलिसी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत किस मकाम पे खड़ी है और क्या यह रियासत की सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने की जानिब पेशरफ्त है कि रियासत सबसे मुकद्दम है जिस पर कोई भी हमला किसी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी किस्म की कोई रियायत बरती जाएगी। DCI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारहा इस बात पर जोर दिया कि अपनी आज़ाद का असीर एक फर्द मुल्की इदारों बिलखुसूस फौज और उसकी क़यादत के खिलाफ मुसलसल इश्तियाल अंगेजी कर रहा है। उनके मुताबिक ये बयानिया सियासी नहीं रहा, बल्कि दुश्मन के प्रोपेगेंडा टूल से जुड़ के कौमी सलामती के लिए संजीदा नौइयत का खतरा बन चुका है। एक बयानिया जब बैरूनी कुव्वतों के लिए मवाद फराहम करे और अंदर से मुल्क के वाहिद स्ट्रक्चर यानी फौज पर हमले की तरगीब दे तो रियासत उसे महज इख्तलाफ राय करार नहीं दे सकती। चुनांचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वका के हवाले से संजीदा नौइयत के सवालात ने जन्म लिया है, क्योंकि रियासत अब हर मुलाकात, हर बयान और हर ट्वीट को आइन के उस मायार पर परख रही है जहां सियासी आज़ादी खत्म हो जाती है और कौमी सलामती का आगाज होता है। कुछ रोज पहले ही बानी की हमशीरा उज़्मा खानम ने जेल में उनसे मुलाकात की, जिसके बाद उनकी सेहत के बारे में वजाहत आई और मफाहमत का तासुर पैदा हुआ, मगर उसी फजा में बानी के एक ट्वीट ने उस मफाहमती फजा को कशीदगी में तब्दील कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में यह ट्वीट सिर्फ इश्तियाल अंगेजी नहीं थी, बल्कि यह वाज़े तौर पर रियासत के नजदीक एक नाकाबिल कबूल रवैया थी जिसने खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी और सियासी मुस्तकबिल को वाज़े मुश्किलात से दोचार कर दिया है। DCI-SPR ने यह भी वाज़े किया कि जब बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अनासिर उसी बयानिए को आगे बढ़ाते हैं तो भारतीय मीडिया उसे उठाता है और फिर एक नेटवर्क उसे मुसलसल चलाता है, तो यह कोई सादा तनकीदी राय नहीं रहती। उन्होंने इसी वजह से इंडियन फुटेजेस और वीलॉगर्स की मिसालें देते हुए यह वाज़े किया कि यह सब दरअसल एक दस्तावेजी चार्जशीट बनती जा रही है जिसे रियासत अब कौमी सलामती की फाइल का हिस्सा समझ रही है। इस तनाजुर में रियासत का मौकिफ यह है कि अगर कोई भी सियासी जमात इदारों पर हमलों को अपनी सियासत का मरकज बनाए, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती जैसे वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार करे या उन्हें कमतर दिखाने की कोशिश करे, तो यह दरअसल मुल्की इस्तेहकाम के बुनियादी ढांचे में रखना डालने के मुतरादिफ है। DCI-SPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुसल्लह अफवाज अवाम और शिद्दत पसंदाना सोच के दरमियान आखिरी दीवार है और कोई भी कुव्वत जो इस दीवार को कमजोर करेगी, वो खा फर्द हो या खा जमात, उसे रियासती रद्द-ए-अमल का सामना करना होगा और वो भी बगैर दस्तानों के। ये PTI और खान के लिए वाज़े पैगाम है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका और अब मजीद दरगुजर नहीं किया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने कौन सा रास्ता बचा है कि क्या वो अपने बयानिए से दस्तबरदार हो और रियासती पॉलिसी के तहत कौमी सलामती के दायरे में रहते हुए सियासत करे। रियासत का पैगाम वाज़े है कि सियासत की आज़ादी अपनी जगह, मगर मुसल्लह अफवाज और रियासती सलामती पर हमलों को ना सियासी आज़ादी कहा जा सकता है और ना ही उसे बर्दाश्त किया जाएगा। इन हालात में सवाल यह नहीं कि पार्टी क्या चाहती है, सवाल यह है कि वो क्या करने की पोजीशन में बाकी रह चुकी है। रियासत की जानिब से सख्त, कतई और गैर मुबहम लकीर खींच दी गई है। चुनांचे फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है कि वो इस लकीर के अंदर रहकर अपना मुस्तकबिल देखती है या अपनी रविश को, अपने बयानिए को बरकरार रखेगी। इन सवालात के जवाबात आने वाले चंद रोज में मिल जाएंगे और इसी सवालों का इहाता करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एडवोकेट शफकत महमूद अब्बास साहब। मैं दोनों हजरात का बेहद मशकूर हूं। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, क्या समझते हैं रियासत जब वाजे कर चुकी है कि इदारों पर हमला जो है ये रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है, इस लकीर के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो किस खाने में खड़ी है, उसके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? देखिए, DCI-SPR ने बड़ी क्लियर बता दी है कि आपके पास कौन सी विंडो है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है और कौन सा रास्ता अवेलेबल है।
कोई कमेंट्स, कोई इंतशार फैलाने बात अगेंस्ट आर्म फोर्सेस, उसके सरबराह फील्ड मार्शल तलियास मुनीर, और रियासत के खिलाफ होंगे जिससे रियासत को नुकसान हो, हम्म, एंटी स्टेट एक्टिविटी हो। आप ये देखें कि इंडिया कितना बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन है। हम्म, उनका सोशल मीडिया, उनका अपना मीडिया, गोदी मीडिया आपके सामने कितना जहर उगल रहा है। हम्म, लाइक अफगान तालिबान रजीम को देख लें, सोशल मीडिया पर जो उनकी टीम है एक पोलिटिकल पार्टी की, वो देख लें। और अगर इसके साथ आके बानी का भी ये सबका बयानिया एक हो जाता है, नैरेटिव बनता है, हम्म, आप सोचें ये कितना नुकसानदेह है। क्या हम यहाँ पर बैठ के इंडिया के जो नैरेटिव है उसको हवा दें? इज इट नॉट कैंडी स्टेट एक्टिविटी? हम्म, ये किस जुमरे में आता है? उसके बाद अगर आप जो जिस फील्ड मार्शल ने, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इंडिया के पूरी कौम को इकट्ठा करके इतनी बड़ी फौज को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, हम्म, उसको चारों शाह निश्चित कर दिया, शिकस्त फाश दी, उसका मुंह काला कर दिया, और उसके बाद वो आपके दुश्मन हो बनी हो और वो हमारे चीफ आर्मी साहब के बारे में ऐसी बातें करें। हम्म, आप मुझे बताइए, क्या ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए? जो अफगानी रजीम का जो अभी बयान चल रहा है वो भी इंडिया का है, जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टी का बयान है वो भी उनका है, उनके अपने वेबसाइट इंडिया के बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रॉ के ऑपरेटेड, वो भी आपके सामने है। तो ये नेक्स्ट चीज मुझे बताइए, फिफ्थ नेशन वॉर में जो सबसे खतरनाक है, टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ दैट पाकिस्तान, ताकि वो लड़ने से पहले आपको ब्रेक को विल कर दें और वो इंतशार पैदा कर दें। क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए? बड़ी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इसलिए स्टेट ने और मिलिट्री ने तो बिल्कुल आइंदा अगर किसी ने भी हमारे फील्ड मार्शल और चेयरमैन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के बारे में कोई बात की, हम्म, ही हैज टू बी टेकन टू टास्क। ठीक। नंबर 2, हम्म, जो मुसल्ला फाज के बारे में, शोहदा के बारे में, सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करता है, हम्म, he or she is liable to be punished properly। ठीक। रियासत के खिलाफ जो आप स्टेट उगलते हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसी बात करते हैं जिससे रियासत को नुकसान हो हम्म, और इंतशार पैदा हो, अनएक्सेप्टेबल, अनवारंटेड। स्टेट ने ये फैसला ठीक। किया था, हार्ड यानी ये से स्टेट ने फैसला आज कर लिया। DGF ने बड़ी मैं बात। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। शफकत साहब, डीजीआईएसपीआर जब ये कह रहे हैं कि नैरेटिव यहाँ पे बनता है और फिर भारत उसे उठाता है, नेटवर्क बनाया जाता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर उसकी तरवीज की जाती है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है। अब ये लग रहा है कि यानी लग क्या रहा है, उनकी तरफ से तो वाज़ेह पैगाम ये है कि ये सियासी इख्तलाफ राय नहीं है, बल्कि इसे सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर देखा जा रहा है। तो फिर पीटीआई का इस बारे में मौकिफ क्या? देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई डीजीआईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, क्योंकि इस मुल्क में सबसे पहले मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया गया, फिर जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार डिक्लेयर किया गया, फिर मोहतरमा शहीद भुट्टो को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया गया, और ये कल की बात है जब मियां नवाज शरीफ को एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था। तो आज इमरान खान को किया जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं वो सारे एंटी स्टेट डिक्लेयर हो चुके हैं और आज इमरान खान को कर दिया गया है। तो ये एक सिलसिला है जो पिछले 70 सालों से चला आ रहा है और अल्लाह करे कहीं इसका मंतकी अंजाम हो और हम जो सिविलियन लोग हैं वो भी इस मुल्क के कभी खैर खा समझे जाएं और इस मुल्क के कभी हमदर्द और इस मुल्क के मुहब्बे वतन समझे जाएं। बस मैं ये दुआ कर सकता हूँ। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? शफकत साहब ने जो बात की है यही सवाल मंसूर अली खान ने डीजीआईएसपीआर से किया और उनको ये कहा कि ऐसा तो नहीं होगा कि 5 साल बाद ये मौक़िफ़ अपनाया जाए। जो बात अभी ये कर रहे हैं कि कल के जो गद्दार थे वो आज के मुहब्बे वतन हैं और आज के जो गद्दार हैं वो हो सकता है कल हमारे मुहब्बे वतन हो जाएं। तो डीजी साहब का उस पर जवाब ये था कि माजी में हमने ये मौक़िफ़ कभी नहीं अपनाया जो अब अपनाया जा रहा है। तो फिर माजी में और हाल में फ़र्क क्या? नहीं, अगर मुझसे पूछ रहे हैं। जी सर। जी ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछा है। देखें, ये बात ये है कि ये मौक़िफ़ है और जिस तरीके से ये लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है और जिस तरीके से ये डायरेक्ट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस को हमारे फील्ड मार्शल जिन्होंने इतने बड़े मेरे ख्याल में कामयाबियां हासिल की हैं और पाकिस्तान मिलिट्री का नाम रोशन किया है, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है,
उनके बारे में जो किसी ने कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सके। और फिर इनका एक पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव और फिर हमारे दुश्मन मुल्क का नैरेटिव, अफगान तालिबान रजीम का नैरेटिव, सोशल मीडिया की पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव, कभी ऐसे नहीं हुआ था कि आप थ्रेट करें नेशनल सिक्योरिटी को, मुल्क की सिक्योरिटी को आप थ्रेट करें, जबकि मुल्क पहले ही घिरा हुआ है टेररिज्म के अंदर। आपके सामने 200 से 250 तक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर रोज हो रहे हैं। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये बात की गई है कि ये कभी ऐसे नहीं, इंडिविजुअल ने लेवल पे कुछ बातें की होंगी, लेकिन इस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बना के फिफ्थ जनरेशन वॉर का ये नहीं पेश किया गया, जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ये अब अनएक्सेप्टेबल नहीं होगा, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और बड़ी सख्ती की जाएगी। आपको इंशाल्लाह मेरे ख्याल में मंडे से ऑनवर्ड आप पे इस पर नजर आ जाएगा कि क्या एक्शन हो रहे हैं, किसके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, और किसी के लिए जगह नहीं है जो इसमें मुलव्वस पाया जाएगा और आइंदा उसको सबक नहीं देता। सीध नाक की सीध में देखिए, पॉलिटिकल डिफरेंस बिल्कुल ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करनी है, हुकूमत की बात करनी है, करें, जो जायज तनकीद है, बट डोंट ड्रैग आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हु हैव शोन द वर्ल्ड दैट हम कितने कैपेबल हैं, कितने प्रोफेशनल कैपेबल हैं, किस तरीके से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपनी कौम को इकट्ठा करके एक प्रॉपर पेशा वराना हिकमत से इतने बड़े दुश्मन को चारों शान चित किया, और दुनिया हैरान रह गई है। क्या हम अपने मुल्क में हमारे ही लोग ऐसी बात करें? तो मुझे बताइए, इधर तो एक्सेप्टेबल बात सोचने की है। ठीक। शफकत साहब, एक बात तो आप लोगों ने की कि माजी में नवाज शरीफ साहब भी ये बातें करते रहे। जो इंटरव्यू नौरीन खानम साहिबा का भारतीय टेलीविजन पे चला, उसकी तौजीहात हलीमा खानम ने ये कही कि आप घर में बुला लें, वो ठीक है, हम भाई के बारे में बात ना कर सकें। उस वक्त भी उस बात को सराहा नहीं गया था, और इस वक्त भी ये तौजी किस तरीके से बयान की जाती है? एक बुनियादी सवाल ये है कि आप लोगों ने खुद ये माना कि भारत को शिकस्त दी हमने, तो फिर ऐसे हालात में वहां जाके क्या अपना बयान रिकॉर्ड करवाया जा सकता है या मौकिफ रखा जा सकता है? कौन? अलीमा खान साहबा भारत गई थी, मुझे नहीं पता कब गई हैं, ये भी नहीं पता। नहीं, सर, भारत जाने की बात नहीं, भारत जाने की बात नहीं कर रहा, भारतीय टेलीविजन चैनल पे नौरीन खानम साहिबा के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। मेरी बात सुने, यहाँ पे बगैर वीजे के लोग भारत से यहाँ पाकिस्तान में भी आ गए। यहाँ समों के हिसाब से आपकी मिलों में भारतीय भी पकड़े गए, और यहाँ पे वो नारे लगे। जब मैं आप दोहराऊंगा तो मैं भी गद्दार डिक्लेयर हो जाऊंगा। गुजरांवाला जलसा हो, नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यूज हो, मैं कौन कौन सी बात सुनाऊंगा और बात कहाँ कहाँ तक जाएगी, और वो जबान मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो मियां नवाज शरीफ साहब ने हमारे जर्नैल साहबान के बारे में की, और मैं वो नारे नहीं लगाना चाहता जो मोहतरमा सीएम साहबा ने, क्या नाम है, मरियम नवाज साहबा ने लगाए। और मैं वो सारी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि वो सारे लोग किस तरह गद्दार डिक्लेयर हुए। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि फौज भी मेरी है और ये मुल्क भी मेरा है। कभी भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई बात नहीं की आज तक, और वो पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने हर मौके पे डिफेंड किया है। जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारे गए तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड करने वाली अगर कोई आवाज उठी थी तो वो इमरान खान साहब की थी। उस वक्त कोई भी नहीं बोल रहा था पाकिस्तान आर्मी के हक में। हमेशा इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी को डिफेंड किया है और यही कहा है कि मेरी फौज है, मेरा मुल्क है। अब 90% लोग जो हैं वो गलत हैं और उनका लीडर भी गलत है। फिर ठीक है, देखें हम शफकत साहब उस बिलखुसूस ट्वीट के हवाले से क्या मौकिफ रखते हैं जिस ट्वीट को लेके चलने वाले ट्रेंड की बात DGI-SPR ने की है? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो अभी तक वो ट्वीट नहीं पढ़ा कि वो ट्वीट क्या है। अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं मुकम्मल उस पर कमेंट करता, क्योंकि मेरे सामने नहीं है ट्वीट और मैं फिर उसके बारे में कुछ कहूंगा तो यानी आप किसी इदारे के सरबराह को ये कहें कि ये रियासत को गलत समत में लेके जा रहा है, इसकी पॉलिसी रियासत को तबाह कर रही है, ये तब हो रहा है जब मुलाकात करवाई गई है अहले खाना से, कि जब तासुर ये मिला कि शायद मफाहमत की पॉलिसी चलेगी, तो जब ये वाली ट्वीट कोई एहसान किया गया है जो मुलाकात करवाई गई है। मैं पत्नी कितनी दफा ये सुन चुका हूं मुलाकात करवाई गई है।
वो भाई एक कैदी है, आपने उससे मुलाकात उसके अहल खाना की करवानी है। आप ये नहीं कहते कि महीना महीना मुलाकात आप नहीं करवाते, उस बात की तरफ जाते नहीं है। और अगर महीने के बाद एक फैमिली का बंदा मिल रहा है तो मुलाकात करवाएगी, कोई एहसान किया है जो मुलाकात करवाई है? तो सर ये गुस्सा गुस्सा ये मुझ पे रियासत क्यों है कर या ये नहीं, ये गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहे हैं? मैंने मुलाकात रुकवाई हुई है। नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं वो कह रहा हूँ कि जो कहते हैं मुलाकात करवाई है, कोई एहसान किया है जो मुलाकात करवाई है? वो एक कैदी है और उसके हक है कि हर हफ्ते में 2 दिन उससे लोग मिले, और आप 2-2 महीने नहीं मिलने देते। और अगर मुलाकात करवा दी है एक बहन की, तो ये कौन सा एहसान किया है? ये मौकिफ कानूनी एतबार से तो बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, बहुत सारे तजियाकारों ने ये सवाल उठाया कि जिसका हक बनता है 2 रोज मुख्तस किए गए हैं, मुलाकात तो होनी चाहिए। मैं अपने सवाल के उस हिस्से पे आता हूं जिस पे मैं बात कर रहा हूं कि लेबल लगाया गया जिस पे एक जुमला बोला गया और वो जिस शख्सियत के बारे में तो बोला जुमला गया मैं उसी के बार-बार सुन रहा था DGISPR के मुंह से, हम्म, और उससे भी ज्यादा सख्त बातें सुन रहा था। हम्म, मेरी बात सुने, वो सियासतदान है और अगर उनसे कोई मिलने जाएगा तो वो सियासी बात करेंगे। मैंने एक बात सुनी है जी, वो सियासी बात करते हैं। और भाई सियासतदान जेल में होगा तो वो सियासत की बात करेगा। मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, वो 30-30, 40-40 बंदे उनसे मुलाकात करते थे, तो वो उनसे सियासत ही डिस्कस करते थे। उनमें साफी होते थे, उनमें उनके सियासतदान होते थे, उनकी फैमिली के लोग होते थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब जेल में थे, उन्होंने 2 किताबें लिख दी थी वहां पे जेल में होते हुए। तो सियासतदान वहां कोई मौसम का हाल पूछेंगे, कोई भिंडी तोरी का रेट बताएंगे कि बाहर क्या है? वो सियासत की ही बात करेंगे जब उनसे कोई मिलने जाएगा। ठीक। मैं आपको आपकी तरफ वापस आता हूं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। राना एहसान अफजल साहब, हमारे साथ एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग क्या एहसान करते हैं मुलाकात करवा के, या मुलाकातें जो रोकी हुई थी वो किस बुनियाद पे रोकी थी? और दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि ये जो बातें आज मंसूब की जा रही हैं इमरान खान से, यही बातें तो नवाज़ शरीफ साहब माजी में करते रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा करती रही हैं। तो माजी में अगर वो गद्दार कहलाए गए हैं, अब हाल में हम कहलाए जा रहे हैं, तो मुस्तकबिल में कोई और हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मुलाकातों की बात है वो तो उसमें तो अब बिल्कुल क्लैरिटी है और कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुलाकातें पर्सनल नौयत की बिल्कुल उसमें प्रेजेंट मैनुअल में अलाउड है। लेकिन एक मुजरिम जो है वो सियासत नहीं कर सकता। और जो आपने बयानिया देखा है कि एक बहन की मुलाकात हुई, लेकिन उससे जो बयानिया बन के आया वो सिर्फ और सिर्फ फौज और अदारों की तनकीद की गई और एक ऐसा नेगेटिव मैसेज दिया गया जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। देखें, जो NDU के हवाले से किया गया कि जो लोग NDU के कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं वो मीर जाफर और मीर सादिक है, ये तो वो सबक सिखा रहे हैं कि इसका मतलब है कि कोई भी PTI वाला जो है वो एक तसादम की शक्ल इख्तियार करे अदारों के साथ, तो वो काबिल कबूल है। और अगर कोई जो है नेशनल सिक्योरिटी की वर्कशॉप अटेंड करेगा तो वो मीर जाफर मीर सादिक है। तो ये खतरनाक चीजें, देखिए, ये कोई दुनिया भर में कोई कैदी हो उसको इस चीज की इजाजत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकातों के ऊपर अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो ये बंद हो जाएंगी। कल इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और लॉ मिनिस्टर ने भी बात की और आज DGISPR के हवाले से भी बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। जी शफकत साहब, क्या रिबटल देंगे कानूनी एतबार से? क्या इसमें पीछे बाकी बचता है? वो कहते हैं कि ऐसी ही सूरत हाल रही तो मुलाकातें मुकम्मल बंद हो जाएंगी। देखिए, हम 3 साल से वो फस्तायत बर्दाश्त कर रहे हैं जो इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसका अशर-ए-शीर भी नहीं बर्दाश्त किया। और हमें पता है कि हमने और मुसीबतें झेलनी है। इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है और इंतहा हुई हुई है फस्तायत की। तो करें मुलाकातें बंद। पहले भी जब मुलाकातें करवाई जाती हैं तो वो अवामी प्रेशर पर करवाई जाती हैं, वहां हजारों लोग बाहर जाके जमा हो जाते हैं तो ये मुलाकात करवाते हैं। और फिर भी हम इंशाल्लाह ताला अपने उस आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करेंगे और मुलाकात करेंगे। हमें पहले भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है इस हुकूमत से और फिर भी नहीं होनी। ना तो ये जमहूरी लोग हैं, ना इनकी जमहूरी सोच है। और आप देखें, कोई जीत के ही नहीं आया होगा, अवाम के वोटों से नहीं आया होगा, तो वो जमहूरियत की बात क्यों करेगा? वो सिविल सुप्रीमेसी की बात क्यों करेगा? वो हकूक की बात क्यों करेगा? लोगों पे तो इन्हें वैसे रंज है कि इनको 10% लोग भी नहीं इस वक्त खड़े इनके साथ, 90% लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ऐसे हालात में मैं इनकी मजबूरी समझ सकता हूँ, उनका दुख भी समझ सकता हूँ। लेकिन ये हमें भी देखें
कि हम पीछे नहीं हट रहे इंशाल्लाह ताला। हमारा लीडर जेल में है और हम अपने लीडर के पीछे शीशा फैलाई दीवार बन के खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला ये जद्दोजहद जारी रखेंगे इस मुल्क में आइन की बहाली की। अच्छा राना साहब, क्या मजबूरी है आप लोगों की जिसका तज़किरा कर रहे हैं शफकत साहब, और दूसरा ये कि अब हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपनी कोई नई पॉलिसी बना रही है या हालात वैसे ही हैं, वो मौक़िफ़ उधर का था, हुकूमती मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, हमें कोई नई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी कानून और आइन एग्जिस्ट करता है उसको उसका इतलाक ही होना है। तो नया कानून तो इनके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत में आप जो है आपके पास आज़ादी राय है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि उस आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए आप बेबुनियाद इल्जामात लगाएं, आप इदारों के खिलाफ कंपेन चलाएं और आप जो लोग मुंसलिक हैं या जो एक नॉर्मल तरीके से इंगेज कर रहे हैं इदारों को, उनको आप मीर जाफर मीर सादिक कहें। तो ये तो एक सिक माइंडसेट है, एक बीमार सोच है जो अपनी जातियात से आगे बढ़ के खान साहब को कुछ नजर नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि पूरी जमात उनकी एक कानून की शक्ल इख्तियार करे इदारों के साथ ताकि उनको जेल से रिहाई मिले। इसके अलावा ना वो KPK की हुकूमत सेहत पे बात करती है, ना वो एजुकेशन पे बात करती है, ना इनकी ऑपोजिशन जो वफाक में है वो मईशत पे बात करती है। और अगर कोई बात करे तो वो उसको नॉर्मल नहीं समझा जाता। नॉर्मल इस चीज को समझा जाएगा अगर आप NDU में भी तसादुम करेंगे, अगर आप अदारों के साथ लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप नफरत के बीच बोएंगे तो वो नॉर्मल है इनके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जमात खुद अपने लिए खुद कुछ हमवार बन चुकी है और ये कह रहे थे हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जाएंगे। तो आगे इन्होंने अपने लिए खाई खोदी हुई है। तो अगर ये खाई में गिरना चाहते हैं तो ये इनकी इतनी मर्जी है। देखें, ये बॉल इनके कोर्ट में है। सही। मुलाकातों पे कोई पाबंदी नहीं है, मुलाकातें आप करें, लेकिन आप अगर पर्सनल नौयत की मुलाकातों में आप सियासत करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत नहीं आपको मिलेगी। यानी मुलाकातों पे पाबंदी कोई नहीं है, पर्सनल नौयत की मुलाकातों में सियासत नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब और एडवोकेट शफकत अब्बास अवान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, और एक तरफ से अगर सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है तो इस ज़मन के अंदर क्या नरम मौक़िफ़ रखा जाएगा? क्या ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये नैरेटिव जो बनाया गया था, क्या इसमें कोई तब्दीली आ पाएगी? उनके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? और दूसरी तरफ का ये सख्त रवैया जो है ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या तब्दीलियां लाएगा? इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी सीनियर तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने। वड़ाइच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुहेल वड़ाइच साहब, रियासत का जुमला है कि हम नंगे हाथों से निपटेंगे अगर हम पे हमला हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये किस हद तक वाज़े पैगाम है, और अब आपको रियासती सतह के ऊपर हिकमत अमली PTI के हवाले से कितनी तब्दील होती दिखाई देती? डेफिनेटली बड़ी ये सख्त वार्निंग है और PTI को ये हदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक हाइब्रिड मॉडल है। पाकिस्तान 4 जंगें 5 जंगें लड़ चुका है जिसमें हमारा दिफा जो है वो एट स्टेक कई दफ़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पाकिस्तान फौज की बाकी दुनिया से ज़्यादा इसकी अहमियत है। तो इसलिए यहाँ पे फौज को हमेशा एक एहतराम और नॉन कंट्रोवर्शियल दर्जे पे ही रखना चाहिए। यही सियासी जमातों के लिए बेहतर है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि टेम्परामेंट्स दोनों तरफ से लो होने चाहिए। कोई किसी भी तरह की लड़ाई मुखासमत PTI ने ज्यादती की, जिस तरह की उसने जो है ट्वीट्स की और जिस तरह से बयानात दिए, लेकिन अब रुक जाना चाहिए उन्हें। और दूसरी तरफ रियासत तो एक बाप की तरह होती है, तो रियासत को भी उनकी ये बेवकूफ़ी समझ के इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अच्छा सर, एक लम्हे को तसव्वुर कीजिए कि यही जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ होता, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होती और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ही होते, तो PTI के आसिम मुनीर साहब के बारे में तासुरात क्या होते? ज़ाहिर है मुख्तलिफ होते हैं। यही तो हमारी सियासी जमातों का अलमिया है कि ये असूलों पर नहीं शख्सियात पर चलती हैं। इमरान खान के बारे में बात होगी तो और रवैया होगा,
नवाज शरीफ के बारे में बात होगी तो और रवैया होगा, जरदारी के बारे में। तो दुनिया में कौमें जो मैच्योर हो जाती हैं वो असूलों पे चलती हैं, शख्सियात पे नहीं चलती। जिस दिन हम असूल तय कर लें कि वही असूल जरदारी के लिए हैं, वही शरीफ के लिए हैं, वही इमरान खान के लिए हैं, वही जनरल आसम मुनीर के लिए हैं, उस दिन हमारा मसला हल हो जाएगा। सर, आपको लगता है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आने वाले दिनों में मुलाकातें जो हैं उन पर पाबंदियां सख्त हो जाएंगी? मैं किसी के लिए कोई बददुआ बदशगुनी का इजहार नहीं करना चाहता। मैं तो हमेशा खैर की दुआ करता हूँ, मुल्क में बेहतरी की, अमन की, मसालियत की बात करता हूँ। तो मैं तो उसी दुआ पे कायम हूँ, और बावजूद के आग भी भड़की हुई हो तो मैं तो उस आग को भी बुझाने की कोशिश करूँ। तो सर, आप क्या समझते हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये मंजरनामा देखा और आपके मुताबिक जिस तरह माजी के अंदर ये सब कुछ होता रहा, हाल में भी ये हो रहा है, क्या मुस्तकबिल करीब के अंदर इन दोनों शख्सियात का सियासी तौर पे मफाहमतकारी में कोई किरदार हो सकता है, या फिर वो रास्ता जो है वो बंद हो चुका? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो ये टोटल डेडलॉक है, जहां तक मेरी राय है। कोई डेडलॉक को, उसकी वजह यह है कि जिसने भी डेडलॉक तोड़ना है उसको झुकना पड़ना है। तो कोई झुकने को तैयार नहीं है, ना जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ना इमरान खान को तैयार है, और ना जिनके साथ माजी में जुल्म हुआ है ना वो झुकने को तैयार है, और ना जिनके बारे में मुस्तकबिल में धमकियां दी जा रही हैं ना वो झुकने को तैयार होंगे। तो जब ये सूरत हाल हो तो इसका मतलब है टोटल डेडलॉक है। अच्छा सर, अगर मौजूदा ट्वीट को देखा जाए या माजी का इहाता किया जाए और उसके तजर्बात से सीखा जाए तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जब कोई नोटिफिकेशन होने वाला हो, जब कोई तैनाती होने वाली हो, तो उन दिनों के अंदर एक टेस्टर लगाया जाता है, सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है और फिर जो नैरेटिव है वो रफ्ता 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 नरम हो जाता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि सीडीएफ के नोटिफिकेशन से पहले ये एक हीट जो थी वो देखने में आई और अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जवाब जो है या रिटेलिएशन जो है वो देखने में नहीं आएगी? ये तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या करेंगे। यही तो हमारी सियासत का अलमिया है कि ये तमाम साइंसी तजज़ियों और तमाम अक़ली तजज़ियों से निकल के जज्बाती तजज़ियों तक और जज्बाती रद्द-ए-अमल तक पहुंच चुकी है। ये तो बातें होती हैं अकल की, तो जब अकल से मामलात ही आगे चले जाएं तो फिर उसके बारे में क्या तबसरा कर सकते हैं। तो सर, मौजूदा हालात में बात करने के हवाले से जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर तो कैटेगोरिकली DGI-SPR ने ये कहा कि बात होती है रियासती सतह पे, जत्थों से बात नहीं होती। हमने कोशिश की रियासत से बात करने को, जो सहूलतकारी कर रही है उनकी, तो वो नाकाम हुई। हमने पहले खुद बात करना चाहिए, फिर थर्ड पार्टी से बात करवाना चाहिए। तो क्या नई पॉलिसी जो अब रियासत तरतीब देगी इन खारजियों के हवाले से या रियासत अफगानिस्तान के हवाले से, वो किस हद तक मुख्तलिफ होगी और उसमें PTI का उनसर कितना होगा? इसमें PTI का तो खैर क्या उनसर होना है। बुनियादी बात तो ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमने बड़े भले किए हैं, हमेशा पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, तो अफगानिस्तान का रवैया बहैसियत मजमूई दुरुस्त नहीं है। और ये भी रियासत पाकिस्तान इतनी मजबूत है कि जिस वक्त चाहेगी रियासत अफगानिस्तान को हिलाकर रख देगी। मुझे तो इसमें कोई शुबा नहीं है। हाँ, उसके नतायज होंगे, दुनिया भर में हर लड़ाई के नतायज होते हैं, लेकिन बिल्कुल उनका कोई उनको तकब्बर और गरूर है। तो रियासत पाकिस्तान तो भारत जैसे बड़े मुल्क को उसने आज पूरे 75 साल में कभी उसके सामने सरनगू हुई नहीं हुई, हमेशा सर उठा के रखा है। तो इसलिए पाकिस्तान की फौज की ये तो शान है ना कि वो अगर जो कोई भी बैरूनी दुश्मन अगर उसके सामने खड़ा हो जाए वो डट जाती है और फिर आखिर तक पहुंचाती है। तो इसलिए, लेकिन होना नहीं चाहिए। सबकी ख्वाहिश यही है, चाहे फौज हो चाहे की हो, सबकी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से हमारी लड़ाई ना हो। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तो एक दिन में फाल कर जाएगी। वो तो 24 घंटे नहीं मुकाबला कर सकते।
यानी बैरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का मुकाबला करना चाहे तो अफगानिस्तान की हुकूमत एक पल में गिर सकती है। तो पाकिस्तानी जो फौज है उसने इतने बरसों के अंदर बैरूनी महाज पे कभी भी जो है वो फतह के बगैर अपनी तारीख रकम नहीं की। तो सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी इस नेक शगुन का भी कि जो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ माइल हों और मफाहमत कारी की पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम इसका इहाता तो कर चुके हैं कि पॉलिसी इस वक्त क्या आई है, जवाब क्या आया है फौज के तर्जुमान की जानिब से। जिस तरीके की प्रेस ब्रीफिंग मंजर आम पे आई है उसका पूरा इहाता हम कर चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि अंदरूनी खलिफशार जो है, अंदरूनी इंतशार जो है, बटा हुआ जो सियासी बयानिया है, मुलाकातें ना होना है, इस सब के पीछे मंदरजात क्या थे और मुस्तकबिल इसका क्या होगा। और अभी आज की प्रेस ब्रीफिंग के बाद तो मंजरनामा मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुका है और मुस्तकबिल करीब के अंदर ये मुलाकातें नहीं होंगी। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक साहब ने और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा ने। आप दोनों हजरात को मैं बेहद मशकूर हूँ। मुनीब साहब, सबसे पहले सवाल आपसे कि खान से जो मुलाकातें थीं उनके ऊपर पाबंदियां रहीं और फिर एक दो मुलाकातें हुई और आज जो है वो हमने देखा है कि मुस्तकबिल करीब में भी मुलाकातें नहीं होंगी। तो इस मौजूदा तनाज़े ने पार्टी के अंदर क्या रद्द-ए-अमल पैदा किया है और इसका सियासी असर जो है ये मुस्तकबिल के ऊपर पार्टी की स्ट्रेटजी पे क्या होगा? देखिए, इमरान खान साहब से जो बेसिकली इशू है इस वक्त सारा वो ये कि उसूली तौर पर देखा जाए तो उनसे मुलाकात उनकी फैमिली की भी होनी चाहिए, वकला की भी होनी चाहिए और अगर पार्टी के कोई लोग उनसे मिलना चाहते हैं तो अदालत ने अब तो ये एक हुक्म देकर ये राइट क्रिएट किया था, तो इसकी कानूनी जवाज तो ऐसा नहीं है कि जी आप किसी की मुलाकात रोक सके। जो हुकूमत जवाब पेश करती है वो ये है कि जी क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो एक इश्ताल अंगेज गुफ्तगू अंदर होती है जेल के, वो बाहर आती है उनकी हमशीरा के थ्रू, उनके दीगर लोगों के थ्रू, और वो एक सियासी गुफ्तगू का रंग ले लेती है और फिर वो सोशल मीडिया की जीनत बनती है। फिर इमरान खान साहब इंसाइट करते हैं और बहुत लोगों को प्रोवोक करते हैं कि मामलात को सिलसिला जो है वो उस पर किया जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर होने के लिए इमरान खान साहब अगर किसी को प्रोवोक कर रहे हैं तो ठीक, प्रोवोक करने के लिए यानी हुकूमती बयानिया जो है और दूसरी तरफ DGISPR की तरफ से जो आज मौक़िफ़ रखा गया है, ये दोनों मेल भी खाते हैं। आसमा शिराजी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे जो मामलात चल रहे हैं, बानी PTI ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमें डराया धमकाया यहाँ पे रखा हुआ है उन्हीं से जाके बहुत सारे लोग मिलते हैं। बिलखुसूस NDU के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको अटेंड करने के बाद ये मौक़िफ़ अपनाया गया। तो जो मुस्तकबिल करीब है, आप मजीद टूट फूट देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि बावजूद इसके कि उनकी एक बड़ी उनका नंबर है कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, और उनकी रेजोनेंस है, जाहिर है कि एक सपोर्ट भी मौजूद है, वोटर भी उनका मौजूद है, लेकिन असल मसला जो है वो उनकी अपनी जो तंजीम का है। यानी 2 साल गुजर गए उनकी पार्टी को जिस तरह से वो रजिस्टर नहीं हुई थी और उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जो भी इलेक्शन लड़ा वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा। यानी अभी तक उनकी पार्टी अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा से रजिस्टर ही नहीं करवा सकी। इसके अलावा जो इख्तलाफात और जो ग्रुपिंग है और जिस तरह के उनके मामलात हैं, तो जब तंजीम ही मौजूद नहीं है तो वोटर सपोर्टर बेशक हो, जिस तरह से भी मकबूलियत की बात लोग करते हैं कि मकबूल हैं तो वो ज़ाहिर है होंगे, लेकिन जब तक तंजीम मौजूद नहीं होगी तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम ये देख रहे हैं कि पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, खैबर पख्तूनख्वा पे ज़्यादा वजन है, इमरान खान साहब की ज्यादा निगाहें भी उनकी तरफ है, लेकिन वहां पे भी हमें कोई हिलजुल या जितने पिछले कुछ दिनों से जलसों की बात हो रही थी या एहतजाज की बात हो रही थी, तो
वहाँ पे भी कोई बहुत ज्यादा मौसर एहतजाज या उसकी जो तैयारी है वो नजर नहीं आती। इसी तरह से हमें पंजाब के अंदर तो बिल्कुल ही आप देख लें कि अच्छा आसमा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इस पे आप क्या कहेंगी कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जिनको ये लेबल दिया गया, उनको मफाहमत वाले भी कहा जा सकता है, वो अपनी बका भी चाहते हैं, सियासत को दवाम देना भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला गया, शो कॉज नोटिस जारी किए गए, अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह भी यही सामने आई थी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब वो अफराद जो दोनों तरफ रवाबित रखे हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है फिर पार्टी में? देखिए, जाहिर है इमरान खान साहब ने तो कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए उन्होंने उन तमाम लोगों को भी पार्टी में गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक करार दे दिया, जो कि एक नेशनल वर्कशॉप के ऊपर थे, जो कि यानी और MNAs, MPA, सेनेटर्स ये हर साल जो है वो मुंतखब होते हैं, सियासी जमातें अपनी भेजती हैं उनको, और वो कोई 3-4 हफ्ते का कोर्स है जो कि करना होता है NDU के अंदर। उसके अंदर भी आप ये देखिए कि उन्होंने इमरान खान साहब ने इतना एक्सट्रीम फैसला लिया और उन सब लोगों को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया। हालांकि जिन लोगों ने अपने हलफनामे अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने शुरू किए, तो उनका ये कहना था कि वो सब लोग जो थे वो कम से कम जो पार्लिमानी रहनुमा थे उनकी इजाजत के बाद वो वहां पे गए थे। इसके अलावा उन्होंने खुद से कोई कोशिश नहीं की। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक जो जमहूरी रवैया है वो वहाँ पे लैक करता है, और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब हों या दीगर सियासी जमातें, उनका जो कमांड है पार्टियों की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर यानी PTI के अंदर हमें वो कमांड जो कमांड ही नजर नहीं आ रही। यही तो बुनियादी इस वक्त। मुनीब साहब, मैं आता हूँ आपके उसी जवाब की तरफ जो आपने पहले सवाल के जवाब में दिया कि आपने कब मिलने देना चाहिए। मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर हैं। सोहेल अफरीदी साहब 8 मरतबा कोशिश के बावजूद खान से नहीं मिल सके, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मंजरनामा तो वैसे ही चेंज है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो है सोहेल अफरीदी साहब, उनकी मुलाकात ना होने की वजह बेसिकली ये है कि एक तो यही जो जवाब पेश किया जाता है कि खान साहब उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे, फिर वो एक बलवा क्रिएट होगा, वो इस्लामाबाद पर जैसे गंडापुर साहब के वक्त हुआ कि वो एक चढ़ाई करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो खान साहब की प्रोवोकेशन के ऊपर या उनकी हिदायत के ऊपर वो आने लग पड़ेंगे या अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, उनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से भी उस तरह से अभी कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप, आज उसकी एक हम देख सकते हैं वो NFC के हवाले से एक मीटिंग थी, तो छोटी मोटी उनकी मुलाकातें हुई वजीर खजाना से, ये वो, अदरवाइज कोई एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ। और सोहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है उससे भी बिल्कुल नहीं हुआ, ताल्लुक बिल्कुल बना ही नहीं, और बल्कि ताल्लुक बड़ा सावर हो गया है। और अच्छा, आप जो कहते हैं हवाले से मेरा सवाल ये है कि खान की जो ट्वीट थी जिसके ऊपर DGI SPR ने भी प्रेस ब्रीफिंग का तज़किरा किया, तो सख्त जुबान थी खान की भी और सख्त जवाब भी आया। अब हमने इसके असरात वो तो देख लिए जो इदारे ने वजह किए हैं, इसके सियासी असरात क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके सियासी असरात एक तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सियासी स्पेस है वो पहले ही कम थी, लेकिन अब शायद उसमें मजीद कमी होना शुरू हो गई है और मजीद मसाइल उसके अंदर बढ़ना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑलरेडी बहुत से मसाइल थे जब से इमरान खान साहब जेल में है, उससे पहले भी, और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनमें कंट्रीब्यूट किया है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जब एक सियासी जमात हो, और वो हो भी बड़ी सियासी जमात, एक सूबे के अंदर उसकी हुकूमत हो, लेकिन ओवरऑल नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उसकी स्पेस कम होती जाए, तो वो कोई अच्छी अलामत तो नहीं होता किसी भी जमहूरी निज़ाम के लिए या सियासी जमातों के लिए। बदकिस्मती से वो हो रहा है आज के दौर में, आज हमारे मुल्क के अंदर। अब उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो मैं समझता हूँ बड़ा ठीक, इसमें खान साहब का ही किरदार ज्यादा दिखाई देता है। आसमा शिराजी साहिबा, ये जो नारीम खानम है जिन्होंने भारतीय मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया,
उसके अलावा अलीमा खानुम ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, दोनों के बाद में एडिटेड क्लिप्स भी आए, लेकिन उसकी कुछ गुफ्तगू जो थी वो सख्त थी। और इस ज़मन के अंदर आज DGISPR ने बाकायदा तौर पे उस पर ब्रीफ किया कि ये नैरेटिव जो है ये कौन उठा रहा है, ये देखा जाना चाहिए। ऐसे वक्त में कि जब इंडिया से हमारी जंग भी हुई और इंडियन मीडिया पे जाके इंटरव्यूज़ दिए गए, जिनकी तौजीहात अलीमा खानुम ये कहती हैं कि आप उन्हें घर बुला लें तो वो ठीक है, हम अपने भाई के बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो क्या अब पॉलिसी जो है ये इतनी सख्त हो जाएगी कि इनका सियासी तौर पे बाकी रहना या सियासी तौर पे स्पेस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा? जी ऐसा है कि ये तो खैर अब इंटरव्यूज तो माजी में भी बहुत से लोग देते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ अलबत्ता जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है। माजी के अंदर भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी इंटरव्यूज देते थे इंडियन चैनल्स को, ठीक है, इस मोहताज से नहीं देते थे और इस तरह का मवाद शायद कंपैरेटिवली वो नहीं शेयर करते थे, मगर बहरहाल इंटरव्यू देते थे। तो ये तो इशू नहीं बन सकता। हाँ उन्होंने कहा क्या है वो उसके ऊपर एतराज़ात है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को ज्यादा मेरा ख्याल है कि PTI को ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में उसका नुकसान जो है वो PTI को इस हद तक हुआ है कि उनका जो वोटर सपोर्टर है वो ये बात तो करना चाहता है कि इमरान खान साहब के लिए बात हो, मगर वो इंडियन चैनल्स के ऊपर हो वो नहीं करना चाहता। फिर इसका हासिल क्या है ये भी देखना है कि उन्होंने अपने इंटरव्यू से क्या हासिल किया है। क्या ये हासिल हुआ है कि इमरान खान साहब को यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो रिहा हो जाएंगे, या प्रेशर यहाँ पे बिल्डअप? प्रेशर के हवाले से बुनियादी तौर पे बात है कि कंटेंट उसका क्या था। कंटेंट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं। मुनीब साहब, मेरा एक आखिरी सवाल ये है पाकिस्तानी सियासी निज़ाम के हवाले से कि बांग्लादेश के हाइब्रिड निज़ाम के बारे में सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर जिक्र किया कि पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा ने भी बारहा इस बात की तस्दीक की है। तो अभी मौजूदा मंजरनामे में आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान किस निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है? जी मैं इसको समझता हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड निज़ाम है और मसला ये है कि जो आप हालात देख रहे हैं वो उसमें एक सूबाई एक जो वफाकी वज़ीर दिफा है उन्होंने कह दिया कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन जिस तरह से द वे इट ऑल वर्क्स ये हाइब्रिड निज़ाम तो है। और वो हाइब्रिड निज़ाम बेसिकली क्या होता है कि इसमें पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मिलकर काम करते हैं यहाँ, और उसमें जो पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसका फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है। वो खान साहब के दौर में शुरू हुआ, फिर PDM-1 आया, उसमें मजीद बढ़ा, अब है तो उसमें मजीद वो रोल एनहांस हो गया है। तो हम बिल्कुल इसे हाइब्रिड रिजीम ही कहते हैं, और क्योंकि ये हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद से ही चल रही है और उनकी मदद से ही वजूद में भी आई है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है। बिल्कुल हाइब्रिड निज़ाम ही है और हुकूमत है वो उन्हीं की मदद से चल रही है। और ये जो एक इख्तरा इस्तेमाल की गई है ये बेहतरीन इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल की गई। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, आसमा शराजी साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।